हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। आज की क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो गाइस, आज अपन पढ़ रहे हैं सॉइल विज्ञान। कल की अपन ने क्लास में पढ़ लिया था सॉइल विज्ञान, तो आज अपन पढ़ेंगे सॉइल विज्ञान में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे सॉइल विज्ञान की भौतिक अवस्था, मृदा विज्ञान की भौतिक अवस्था। क्या क्या कौन कौन सी भौतिक अवस्था है मैंने आपको बताई थी, भौतिक अवस्था कौन कौन सी, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये है भौतिक अवस्था क्या कहती है। तो उन सब के बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पढ़ते हैं गाइस आगे। तो मृदा विज्ञान में मैंने आपको बताया था मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा। और मृदा की भौतिक दशा के अंदर पहला अपन पढ़ेंगे मृदा कणाकार। मृदा कणाकार के बारे में पढ़ेंगे। मृदा कणाकार, मृदा कणाकार क्या होता है, मृदा कणाकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मृदा कणाकार किसे कहते हैं? मृदा कणाकार है प्राथमिक कणों के, मृदा के प्राथमिक कणों के रेत के सिल्ट के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है। मृदा कणाकार किसे कहा जाता है? मृदा के प्राथमिक प्राथमिक कण कौन कौन से? किले, सिल्ट और रेत जो है ये प्राथमिक कण है। इनके अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं मृदा कणाकार की। तो मृदा कण कौन कौन से? वो है रेत, सिल्ट और किले। मृदा कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है। मृदा कणाकार कहा जाता है, कणाकार कहते हैं। तो मृदा कणाकार किसे कहते हैं? मृदा के प्राथमिक कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मृदा कणाकार एक ऐसी भौतिक अवस्था है जो कभी बदलती नहीं है। ये अपने को इंपॉर्टेंट है और यही अपने को ध्यान रखना है। मृदा कणाकार वह कौन सी भौतिक अवस्था है जो कभी नहीं बदलती? तो वह है मृदा कणाकार। तो मृदा कणाकार को कभी बदला नहीं जाता। तो मृदा कणाकार को कभी भी बदला नहीं जाता है। मृदा कणाकार एक ऐसी भौतिक अवस्था है जो कभी बदलती नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं रेत, सिल्ट और किले के बारे में कि इनके अंदर रंध्र अवकाशों की संख्या किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर लिख लो, यहां लिख लो रेत। रेत के अंदर जो रेत पाई जाती है वो पाई जाती है 85% रेत पाई जाती है, उसे बोलते हैं रेत मृदा। रेत के अंदर 85% रेत पाई जाती है, उसे बोलते हैं रेतीली मृदा। और बात करते हैं सिल्ट की। तो सिल्ट के अंदर जो सिल्ट पाई जाती है वो पाई जाती है 83% सिल्ट पाई जाती है, इसलिए इस मृदा को सिल्ट बोला जाता है। रेत के अंदर 85% रेत पाई जाती है, इसलिए इस मृदा को रेत बोला जाता है। सिल्ट के अंदर 83% मात्रा में सिल्ट पाई जाती है, इसलिए इस मृदा को सिल्ट मृदा बोला जाता है। अगला आता है किले मृदा। किले मृदा के अंदर जो किले पाई जाती है वो पाई जाती है 30 से 50% इसके अंदर किले पाई जाती है, इस वजह से इस मृदा को किले मृदा बोला जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बड़े रंध्र अवकाशों की। बात करते हैं बड़े रंध्र अवकाश। तो बड़े रंध्र अवकाशों की बात करते हैं। तो रेत के अंदर बड़े रंध्र अवकाशों की संख्या अधिक होती है। तो रेत के अंदर बड़े रंध्र अवकाशों की संख्या वो होती है, अधिक होती है। रेत के अंदर बड़े रंध्र अवकाशों की संख्या अधिक होती है। सिल्ट के अंदर बड़े रंध्र अवकाशों की संख्या मध्यम होती है। और बात करते किले के अंदर बड़े रंध्र अवकाशों की संख्या कम होती है, क्योंकि किले के अंदर छोटे रंध्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं छोटे रंध्रों की संख्या। छोटे रंध्र अवकाश। तो छोटे जो रंध्र अवकाश है, रेत के अंदर छोटे रंध्र अवकाशों की संख्या कम होती है, सिल्ट के अंदर मध्यम होती है।
और बात करते किले के अंदर अधिक होती है। अब बात करते हैं, अगला आता है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ, तो किले के अंदर जो खनिज पदार्थ पाया जाता है, सॉरी, रेत के अंदर जो खनिज पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को बोलते हैं SiO2, सिलिकॉन। और बात करते हैं सिल्ट के अंदर, सिल्ट के अंदर कोई भी खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता। बात करते हैं किले के अंदर, तो किले के अंदर पाया जाता है क्योलिनाइट, क्योलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, और एक पाया जाता है वो पाया जाता है एलाइट। तो खनिज पदार्थों की बात करते हैं तो रेत के अंदर जो खनिज पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को अपन डू नोट करते हैं SiO2 से। सिल्ट के अंदर कोई भी खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता। किले के अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो पाया जाता है 3। पहला होता है क्योलिनाइट, दूसरा होता है मोंटमोरिलोनाइट, तीसरा होता है एलाइट। ये जो है किले के अंदर ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुल रंध्र अवकाशों की संख्या कौन सी मृदा में ज्यादा होती है, कौन सी में कम होती है। तो कुल रंध्र अवकाशों की संख्या, कुल रंध्र अवकाश, तो कुल रंध्र अवकाशों की संख्या की बात करते हैं तो रेत के अंदर कम होती है, और बात करते हैं सिल्ट के अंदर मध्यम होती है, और बात करते हैं किले की तो किले के अंदर अधिक होती है। ये अपने को पता होना चाहिए, कुल रंध्र अवकाशों की संख्या किले के अंदर अधिक होती है, ये चीज अपने को यहाँ पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जल धारण क्षमता किसकी ज्यादा होती है, वाटर कैपेसिटी किसकी अधिक होती है, वो भी देख लेते हैं। तो यहां बात करते हैं जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, तो बात करता हूं मैं रेत की, तो रेत की जल धारण क्षमता कम होती है क्योंकि यहाँ बड़े रंध्र अवकाश पाए जाते हैं, बड़े कण पाए जाते हैं, इनके अंदर जल का अवशोषण नहीं होता है। इस वजह से जो है जल धारण क्षमता है वो रेत की कम मानी जाती है। तो रेत की मानी जाती है कम, सिल्ट की मानी जाती है मध्यम। और बात करते किले की, तो किले के अंदर रंध्र अवकाशों की संख्या छोटी होती है, रंध्र अवकाश छोटे होते हैं, और छोटे होने के कारण वहां जल धारण क्षमता अधिक होती है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। कि बात करते हैं अपन रंध्र अवकाश जल धारण क्षमता की, तो जल धारण क्षमता है वो रेत के अंदर कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेत के अंदर जो कण है वो मोटे होते हैं, और मोटे कणों के कारण जल अवशोषण कम होता है, और जल अवशोषण कम होगा तो जल धारण क्षमता भी कम होगी, क्योंकि वो जल को ज्यादा अधिक ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वहां जल धारण क्षमता कम होती है। किले के अंदर जल धारण क्षमता अधिक क्यों होती है? क्योंकि वहां छोटे कण होते हैं, और छोटे कणों के अंदर जल अवशोषण अधिक होता है। जल अवशोषण अधिक होता है तो वहां जल धारण क्षमता भी अधिक होगी। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ किले, सिल्ट और रेत के जो कणों का आकार है वो कितना माना गया है, वो माना गया कितना माना गया, और वो माना गया अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के थ्रू कितना माना गया है, वो चीज अपने को पता होना चाहिए। इतने mm पे वो मृदा है, वो कितने, कौन सी मृदा है, तो वो अपन देख लेते हैं। कणों का आकार देख लेते हैं, कणों का आकार कितना होता है। सिल्ट रेत में किले के कणों का आकार देख लेते हैं, उनका आकार कितना होता है, वो चीज अपन यहां पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं मृदा कणों का आकार। मृदा कणों का आकार, तो मृदा कणों का आकार वो बात करते अपन इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी के अनुसार। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के थ्रू कणों का आकार कितना माना जाता है। तो बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो कणों के, तो यहां लिख लो मृदा कण, यहां लिख लो कणों का आकार, कणों का आकार। तो बात करते हैं अपन मृदा कणों की, तो मृदा कण कौन कौन से होते हैं। तो पहला अपन बात करते हैं फाइन अर्थ के कणों का आकार कितना होता है। तो फाइन अर्थ के कणों का आकार माना जाता है, वो माना जाता है 2 mm से कम, 2 mm से कम माना जाता है फाइन अर्थ के कणों का। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगला आता है मोटी रेत, मोटे कणों वाली रेत, मोटे कण। तो मोटे कणों का जो आकार माना गया है अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के थ्रू, वो माना गया 2 से
0.2 mm। मोटे कणों का आकार कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 2 से 0.2 mm मोटे कणों का आकार है, तो वह मृदा मोटे कण वाली मृदा कहलाएगी। अगला आता है वो आता महीन महीन कण। महीन कण, तो महीन कणों का आकार माना गया, वो माना गया 0.2 से 0.02 mm। महीन कणों का आकार वो माना गया है 0.2 से 0.02 mm। अगर इतने कण का आकार है तो वह मृदा कहलाएगी महीन महीन मृदा। ये अपने को पता होना चाहिए महीन कण रेत की। तो अगला बात करते हैं सिल्ट की। तो सिल्ट के जो कणों का आकार होता है, तो सिल्ट के कणों का आकार होता है वो होता है 0.02 से 0.002 mm। सिल्ट के कणों का आकार कितना होता है? वो होता है 0.02 से 0.002 mm। ये सिल्ट के कणों का आकार माना गया है। अब बात करते हैं किले की। तो किले के कणों का आकार कितना माना गया? तो किले के कणों का आकार माना गया, वो माना गया 0.002 से कम। तो ये हो गए कणों के अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के थ्रू कणों का आकार इतना माना गया है। अगर कण का आकार 2 mm से कम है तो वह मृदा फाइन अर्थ कहलाएगी। अगर कण का आकार 2 से 0.2 mm है तो वह मृदा मोटे कण वाली कहलाएगी। अगर कण का आकार 0.2 से 0.02 mm है तो वह मृदा महीन कण वाली मृदा कहलाएगी। अगर कणों का आकार 0.02 से 0.002 mm है तो वह मृदा सिल्ट कहलाएगी, और 0.002 से कम है तो वह मृदा किले कहलाएगी। तो ये हो गई मृदा कणों का आकार। अगली भौतिक अवस्था की बात करते हैं, वो आती है मृदा संरचना। अगली भौतिक अवस्था आती है दूसरे नंबर की, वो आती है मृदा संरचना। मृदा संरचना क्या है वो देख लेते हैं। मृदा की संरचना कैसी होती है वो अपन देख लेते हैं। बात करते हैं, अगला आता है मृदा संरचना। मृदा संरचना भौतिक अवस्थाएं चल रही हैं। पहली अपन ने पढ़ ली थी मृदा कणाकार, दूसरी अपन पढ़ रहे हैं मृदा संरचना। तो मृदा संरचना क्या है? मृदा संरचना मृदा के प्राथमिक तथा द्वितीयक कणों के अपेक्षित अनुपात को या अपेक्षित मेल को मृदा संरचना कहा। मृदा कणों के प्राथमिक तथा द्वितीयक कणों के मृदा के प्राथमिक तथा द्वितीयक कणों के समुच्चय को मृदा संरचना कहा जाता है। तो मृदा संरचना की यहाँ डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वो है मृदा के प्राथमिक तथा द्वितीयक कणों के समुच्चय को मृदा संरचना कहा जाता है। मृदा संरचना कहा जाता है। तो ये हो गई मृदा संरचना की डेफिनेशन। मृदा संरचना की डेफिनेशन क्या है? मृदा के प्राथमिक तथा द्वितीयक कणों के समुच्चय को मृदा संरचना कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मृदा के प्राथमिक कणों के समुच्चय को क्या कहा जाता है और मृदा के द्वितीयक कणों के समुच्चय को क्या कहा जाता है। तो बात करते हैं मृदा के प्राथमिक कणों के समुच्चय को। समुच्चय को क्लोड्स कहा जाता है। मृदा के प्राथमिक कणों के समुच्चय को क्लोड्स कहा जाता है। ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। मृदा के प्राथमिक कणों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो मृदा के प्राथमिक कणों के समुच्चय को क्लोड्स कहा जाता है। बात करते हैं मृदा के द्वितीयक कणों के समुच्चय को। मृदा के द्वितीयक कणों के समुच्चय को तो मृदा के द्वितीयक कणों के समुच्चय को कहा जाता है, वो कहा जाता है पैड्स। तो मृदा के प्राथमिक कणों के समुच्चय को कहा जाता है क्लोड्स, और मृदा के द्वितीयक कणों के समुच्चय को कहा जाता है, वो कहा जाता है पैड्स। ये अपने को पता होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये अपने को डबल स्टार करके लिख लेनी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है।
तो मृदा के प्राथमिक कणों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो मृदा के प्राथमिक कणों के समुच्चय को क्लोड्स कहा जाता है और मृदा के द्वितीयक कणों के समुच्चय को पैड्स कहा जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए और यही चीज इंपॉर्टेंट है, यहीं से कुछ क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं मृदा संरचना कौन कौन सी प्रकार की होती है। तो मृदा संरचना की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अपन पढ़ते हैं सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल मृदा, इसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर को बोलते हैं मृदा कणाकार, मृदा कणाकार वर्ग, सॉइल टेक्सचर क्लास, मृदा कणाकार वर्ग, मृदा कणाकार वर्ग, कणाकार वर्ग। तो मृदा कणाकार वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो मृदा कणाकार वर्गों की संख्या होती है 12 मृदा कणों के। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अपने को याद होने। सॉइल टेक्सचर क्लास संख्या कितनी होती है? सॉइल टेक्सचर क्लास की संख्या कितनी होती है? तो मृदा कणाकार वर्ग की संख्या होती है 12। ये अपने को ध्यान रखना है। मृदा कणों के मृदा कणाकार वर्ग कितने होते हैं? तो मृदा कणाकार वर्ग होते हैं वो होते हैं 12। ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं संरचना कौन कौन सी होती है, वो अपन देख लेते हैं। तो बात करते हैं मृदा की संरचना के प्रकार। तो मृदा की संरचना होती है, पहली प्रकार की होती है वो होती है ब्लॉक की, दूसरे प्रकार की होती है प्रिज्मेटिक। तो ये सभी मृदा की संरचना है। तो मृदा संरचना के प्रकार, तो प्रकार की बात कर लेते हैं। तो मृदा संरचना के प्रकार, तो पहली है ब्लॉक की संरचना, इसके अंदर ब्लॉक पाए जाते हैं। ब्लॉक की संरचना पहली होती है ब्लॉक की संरचना, दूसरी होती है प्लेटी संरचना, प्लेटी संरचना। अब बात करते हैं प्लेटी संरचना की। तो प्लेटी संरचना जो है वो काली व क्ले मृदा में पाई जाती है, क्ले मृदा में पाई जाती है। तो काली व क्ले मृदा में प्लेटी संरचना क्यों पाई जाती है? क्योंकि काली व क्ले मृदा जो होती है वो टाइट होती है, कठोर होती है। इसके कारण मृदा में दरारें पड़ जाती है और दरारें पड़ने के कारण प्लेटों का निर्माण हो जाता है। तो उसे बोलते हैं प्लेटी संरचना। प्लेटी संरचना काली व क्ले मृदाओं में क्यों पाई जाती है? कि काली व क्ले मृदाएं कठोर होती है और कठोर होने के कारण वहां क्या होता है, जो दरारें पड़ जाती है मृदा के अंदर और दरारें पड़ जाती है, उसको बोलते हैं प्लेटी संरचना। ब्लॉक की संरचना जो है वो रेतीली मृदाओं में पाई जाती है। सॉरी, ब्लॉक की संरचना जो है वो सिल्ट मृदाओं में पाई जाती है, सिल्ट मृदाओं में पाई जाती है। और सिल्ट मृदाओं में पाने का कारण है क्योंकि जो सिल्ट मृदाएं, चिकनी मृदाएं, चिकनी मृदाओं के अंदर क्या होता है, जो पपड़ी जम जाती है और पपड़ी के अंदर ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ब्लॉक की संरचना। ब्लॉक की संरचना जो है वो सिल्ट मृदाओं में पाई जाती है। अगली आती है वो आती है, अगली संरचना आती है वो आती है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक, तो आपको ये नाम ही ध्यान रखना है, प्रिज्मेटिक संरचना। ये अपन किसकी संरचना है? मृदा संरचना का एक पार्ट है प्रिज्मेटिक। इसमें क्या होता है, इसमें प्रिज्म प्रकार की संरचना बनती है, इसलिए इसको नाम दिया प्रिज्मेटिक संरचना। अगली आती है वो आती है चौथी, वो आती है स्पेलेरिकल, स्पेलेरिकल, स्पेलेरिकल। अगली आती वो आती है स्पेलेरिकल और यह पाई जाती है कुब्री मृदाओं में, क्रूबी मृदाओं में। और क्रूबी मृदाओं का मतलब क्या है? क्रूबी मृदाओं के अंदर रंध्र अवकाशों की संख्या कम होती है और रंध्र अवकाशों की क्रूबी मृदाओं में पाए जाने का कारण क्रूबी मृदाओं के अंदर रंध्र अवकाशों की संख्या अधिक होती है और रंध्र अवकाशों की संख्या अधिक होने के कारण यह इसको कृषि युक्त मृदा कहा जाता है, कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है मृदा। तो कुब्री मृदा क्या है? रंध्र अवकाशों की संख्या अधिक होती है, रंध्र अवकाशों की संख्या अधिक होती है, रंध्र अवकाशों की संख्या अधिक, और रंध्र अवकाशों की संख्या अधिक होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है, कृषि के लिए उपयुक्त। तो ये हो गई मृदा संरचना की बात है। मृदा संरचना का परिभाषा क्या? मृदा संरचना क्या होती है? मृदा संरचना है मृदा के प्राथमिक तथा द्वितीय कणों के समुच्चय को मृदा संरचना कहा जाता है। और मृदा संरचना प्राथमिक कणों के समुच्चय को क्लोड्स कहा जाता है, द्वितीय कणों के समुच्चय को पैड्स कहा जाता है। मृदा टेक्सचर क्लास, मृदा कणाकार वर्ग 12 होते हैं। मृदा की संरचना के प्रकार, पहली होती है ब्लॉकी जो सिल्ट मृदाओं में पाई जाती है, दूसरी होती है प्लेटी संरचना जो काली व क्ले मृदाओं में पाई जाती है, तीसरी होती है प्रिज्मेटिक संरचना, चौथी होती है स्पेलेरिकल
संरचना, ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट की बात करते हैं, वो करते हैं मृदा तापमान, मृदा घनत्व की। मृदा का घनत्व क्या होता है, तो अगला तीसरा आता है, वो आता है मृदा घनत्व। मृदा घनत्व के बारे में देखते हैं, मृदा घनत्व क्या है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो अगला आता है तीसरे नंबर का जो आता है, वो आता है मृदा घनत्व। तो मृदा घनत्व की बात करते तो मृदा के दो घनत्व होते हैं, एक होता है स्थूल घनत्व, एक होता है वास्तविक घनत्व। तो ये दो घनत्व होते हैं, स्थूल घनत्व और वास्तविक घनत्व। घनत्व, इस मृदा घनत्व का फॉर्मूला क्या है, वो है घनत्व बराबर भार बटे आयतन। तो मृदा घनत्व को अपने को ये ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला घनत्व बराबर भार बटे आयतन। अब बात कर लेते हैं मृदा घनत्व के प्रकारों की। तो पहला आता है स्थूल घनत्व, पहला पढ़ते हैं अपन स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व अपन बोलते हैं कण घनत्व, घनत्व, और इसको करते हैं बीडी से डू नोट करते हैं, ब्लड डेंसिटी से इसको डू नोट करते हैं। दूसरा आता है वास्तविक, दूसरा आता है वास्तविक या आपेक्षित घनत्व, या आपेक्षित घनत्व। वास्तविक या अपेक्षित घनत्व, इसको अपन डू नोट करते हैं, वो करते हैं पीडी से डू नोट करते हैं। तो इन दोनों के बारे में अपन सिमिलर बातें लिखेंगे, क्या क्या सिमिलर होता है इनके अंदर, क्या नहीं होता है, इन दोनों के बारे में अपन इसके अंदर घनत्व के अंदर पढ़ेंगे। कौन सी मृदाओं के लिए पीडी ज्यादा होता है, कौन सी मृदाओं के लिए पीडी ज्यादा होता है। तो बात करते हैं स्थूल घनत्व की। तो स्थूल जो घनत्व होता है, वो होता है मृदा भार, मृदा भार प्लस वायु, मृदा वायु मिलके स्थूल घनत्व का निर्माण करती है, मृदा वायु। और जो वास्तविक घनत्व होता है, वो होता है मृदा का कुल भार, मृदा का कुल भार। तो जो स्थूल घनत्व होता है, वो मृदा भार प्लस वायु से मिलकर स्थूल घनत्व बनता है। वास्तविक या अपेक्षित घनत्व बनता है, वो बनता है मृदा का कुल भार से वास्तविक या अपेक्षित घनत्व बनता है, ये अपने को। अब बात करते हैं सामान्य मृदा का बीडी क्या होता है। तो बात करते हैं सामान्य मृदा का बीडी, सामान्य मृदा का बीडी, सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व वो होता है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या अपन इसको लिख सकते हैं 1.33 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों इकाइयों में आता है कि स्थूल घनत्व का जो सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, तो होता है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या मिलीग्राम आ जाता है मीटर क्यूब। तो ये अपने को पता होना चाहिए। बात करते हैं वास्तविक घनत्व सामान्य मृदा का कितना होता है। सामान्य मृदा का पीडी, सामान्य मृदा का पीडी, मृदा का पीडी, तो सामान्य मृदा का वास्तविक घनत्व वो होता है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या अपन लिख सकते हैं इसको 2.65 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये होता है सामान्य मृदा का बीडी, ये होता है सामान्य मृदा का पीडी। अब बात करते हैं स्थूल घनत्व है, वो पीडी का आधा होता है, पीडी का आधा होता है, स्थूल घनत्व पीडी का आधा होता है। वास्तविक घनत्व बीडी का दोगुना होता है, बीडी का दो गुना। तो स्थूल घनत्व जो है वो वास्तविक घनत्व का आधा होता है, और वास्तविक घनत्व जो है वो स्थूल घनत्व का दो गुना होता है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। बात करते हैं मृदा के अंदर देख लेते हैं मृदा का स्थूल घनत्व। मृदा की बीडी, कौन सी मृदा की बीडी सर्वाधिक होती है और कौन सी मृदा की सबसे कम होती है। तो बात करते हैं रेतीली मृदा का जो स्थूल घनत्व है वो सर्वाधिक होगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं सिल्ट मृदा का जो स्थूल घनत्व है वो उससे कम होगा। यहां बात करते हैं पर रेतीली मृदाओं का सर्वाधिक होगा, दोमट मृदाओं का उससे कम होगा, और काली मृदाओं का सबसे कम होगा। बीडी स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा रेतीली मृदाओं का होगा, उससे कम दोमट मृदाओं का होगा, उससे कम काली मृदाओं का होगा। सबसे कम स्थूल घनत्व कौन सी मृदाओं का होता है, तो वो होता है काली मृदाओं का। स्थूल घनत्व सबसे कम माना जाता है, और सबसे अधिक माना जाता है वो माना जाता है रेतीली मृदाओं का। अब बात कर लेते हैं यहाँ वास्तविक घनत्व की। तो वास्तविक घनत्व कौन सी मृदाओं का ज्यादा होता है,
और कौन सी मृदा कम होता है, तो बात करते हैं काली मृदाओं का वास्तविक घनत्व सर्वाधिक होगा। फिर उसके बाद में दोमट मृदाओं का घनत्व वास्तविक घनत्व उससे कम होगा काली मृदाओं से। और बात करते हैं रेतीली मृदाओं का जो वास्तविक घनत्व है वो सबसे कम होगा। रेतीली मृदाओं का वास्तविक घनत्व है वो सबसे कम होगा। ये अपने को पता होना चाहिए कौन सी मृदा का वास्तविक या स्थूल घनत्व सबसे अधिक होगा। तो बात करते हैं कौन सी, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां से पहले। कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व सबसे कम होगा और कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा स्थूल घनत्व कौन सी मृदाओं का होगा, तो वो होगा रेतीली मृदाओं का सबसे ज्यादा स्थूल घनत्व होता है। और सबसे कम होता है वो होता है काली मृदाओं का। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है, तो क्वेश्चन बनता है कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा व वास्तविक घनत्व सबसे कम होता है। घनत्व सबसे कम होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन गया ये कि कौन सी मृदाओं का तो स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा होता है और कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व सबसे कम होता है। तो यहां अपने को आंसर लिख लेना है। तो बात करते हैं कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा होता है, तो बात करते हैं स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा तो वो होता है रेतीली मृदाओं का। और बात करते हैं कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व सबसे कम होता है, तो बात करते हैं वास्तविक घनत्व सबसे कम होता है, तो वास्तविक घनत्व सबसे कम होता है वो होता है रेतीली मृदाओं का। तो यहां से क्वेश्चन बना था कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा होता है और कौन सी मृदाओं का स्थूल वास्तविक घनत्व सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा स्थूल घनत्व तो होता है रेतीली मृदाओं का और सबसे कम स्थूल वास्तविक घनत्व होता है वो होता है रेतीली मृदाओं का। तो यहाँ आंसर जाएगा रेतीली मृदा। ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन बन गया ऐसा। अब देख लेते हैं कि कार्बनिक पदार्थों की संख्या अधिक होने पर स्थूल घनत्व बढ़ता है या घटता है, वो अपन देख लेते हैं। बात करते हैं भूपरिष्करण करने पर स्थूल घनत्व कम होता है। और बात करते हैं अपन भूपरिष्करण की होगी। अब बात कर लेते हैं कार्बनिक पदार्थों की संख्या अधिक होने पर स्थूल घनत्व कम होता है। और बात कर लेते हैं, तो ये पॉइंट्स हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। और बात करते हैं मृदा की कम होता है। मृदा का ऊपरी परत से नीचे की परत का स्थूल घनत्व कम होता है, या इसको बोल सकते हैं मृदा की निचली परत से ऊपरी परत का स्थूल घनत्व अधिक होता है। मतलब कि नीचे की परत का स्थूल घनत्व कम होता है, ऊपरी परत का स्थूल घनत्व अधिक होता है। यह चीज अपने को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं मृदा रंग की। मृदा रंग क्या है, तो मृदा रंग को किससे मापा जाता है, तो मृदा रंग को मापने वाला है वो है मुनसेल चार्ट। मुनसेल चार्ट से मृदा रंग को मापा जाता है। अगला पॉइंट आता है, अपन ने पढ़ लिया था मृदा कण, मृदा संरचना, मृदा घनत्व। अगला आता है 5वें नंबर का, वो आता है मृदा रंग। तो मृदा रंग की बात करते तो मृदा रंग को मुनसेल चार्ट से मापा जाता है। तो मृदा रंग को मुनसेल चार्ट से मापा जाता है। मृदा रंग मुनसेल चार्ट कितने प्रकार का होता है, तो मुनसेल चार्ट होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो मुनसेल चार्ट 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का मुनसेल चार्ट है। तो 3 प्रकार का कौन कौन सा, पहला होता है ह्यू, दूसरा होता है वैल्यू और तीसरा होता है क्रोमा।
यू, वैल्यू और क्रोमा, ये 3 प्रकार का मुंसेल चार्ट होता है। इनके थ्रू अपन मृदा के रंग को मापते हैं। मृदा का रंग क्या है, बात कर लेते हैं यू की। तो यू मुंसेल चार्ट द्वारा मृदा यू मुंसेल चार्ट द्वारा मृदा के नीले रंग, पीले रंग को मापा जाता है। यू रंग जो है वो स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम होता है काला, नीला, पीला रंग। यू मुंसेल चार्ट जो है वो स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। और यह स्पेक्ट्रम क्या है, काला नीला व पीले रंग को दर्शाता है। बात करते हैं वैल्यू की। जो वैल्यू जो है वो गहरे व हल्के रंग को दर्शाता है। वैल्यू जो है वो गहरे व हल्के रंग को दर्शाता है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। बात करते हैं यू की। यू जो है वो स्पेक्ट्रम को दर्शाता है और स्पेक्ट्रम काला, नीला व पीला रंग को दर्शाता है। तो ये मुंसेल चार्ट के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। मुंसेल चार्ट के 3 प्रकार, यू, वैल्यू और क्रोमा को दर्शाता है। क्रोमा जो है वो मृदा रंग की शुद्धता को दर्शाता है। शुद्धता को। तो वो क्रोमा जो है वो मृदा रंग की शुद्धता को दर्शाता है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। मुंसेल चार्ट के प्रकार कौन कौन से हैं, तो मुंसेल चार्ट 3, यू, वैल्यू और क्रोमा। यू स्पेक्ट्रम को दर्शाता है, वैल्यू गहरे व हल्के रंग को दर्शाता है। बात करते हैं क्रोमा की। क्रोमा जो है वो मृदा रंग की शुद्धता को दर्शाता है। अब बात करते हैं मृदा का लाल रंग किसके द्वारा होता है। मृदा का लाल रंग, तो मृदा का जो लाल रंग होता है वो होता है हेमेटाइट के द्वारा। मृदा का लाल रंग हेमेटाइट के द्वारा होता है। मृदा का पीला रंग लेमिनाइट के द्वारा होता है। मृदा का पीला रंग, तो मृदा का लाल रंग हेमेटाइट के द्वारा होता है। मृदा का पीला रंग लिमोनाइट के द्वारा होता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। मृदा का लाल रंग हेमेटाइट के द्वारा होता है। मृदा का नीला रंग लिमोनाइट के द्वारा होता है। कि काले रंग की बात करते हैं। मृदा का काला रंग जो है वो होता है मैग्नेटाइट या टिटेनीफेरस ऑक्साइड के द्वारा। तो बात करते हैं मृदा रंग की। तो मृदा रंग को मुंसेल चार्ट द्वारा मापा जाता है। मुंसेल चार्ट 3 प्रकार का होता है, यू, वैल्यू और क्रोमा। यू स्पेक्ट्रम को दर्शाता है, वैल्यू हल्के व गहरे रंग को दर्शाता है। बात करते हैं क्रोमा की। क्रोमा मृदा रंग की शुद्धता को दर्शाते हैं। बात करते हैं मृदा रंग का लाल रंग जो होता है वो हेमेटाइट के द्वारा होता है। मृदा रंग पीला रंग जो होता है मृदा का वो लेमिनोनाइट का कारण होता है। बात करते हैं मृदा का काला रंग मैग्नेटाइट या टिटेनीफेरस ऑक्साइड के कारण होता है। ये चीज अपने को बात करनी है। अगला अपन बढ़ते हैं, वो आता है छठवां पॉइंट आता है, वो आता है मृदा तापमान। मृदा तापमान के बारे में पढ़ते हैं। मृदा तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है, तो मृदा तापमान को मापा जाता है थर्मामीटर के द्वारा। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं छठवां आता है अपना भौतिक अवस्था चल रही है। तो भौतिक अवस्था में छठवीं अवस्था आती है, वो आती है मृदा तापमान। तो बात करते हैं मृदा तापमान की। तो मृदा तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। तो मृदा तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। ये चीज अपने को पता। अब बात कर लेते हैं मृदा तापमान। तो मृदा तापमान की बात करते हैं जल भराव वाले क्षेत्रों में। जहां जल भरा होता है वहां जल भराव वाले क्षेत्रों में तापमान कम होता है। जल भराव वाले क्षेत्रों में तापमान कम होता है। वाले क्षेत्रों में तापमान कम होता है। जल भराव वाले क्षेत्रों में तापमान कम होता है। और बात करते हैं बलुई मृदा की। बलुई या रेतीली मृदा का तापमान अधिक होता है। बलुई या रेतीली मृदा में तापमान अधिक होता है। और बात करते हैं बालू मृदा की। तो बालू मृदा में मृदा जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंड हो जाती है।
जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि वहां जो है मोटे रंध्र अवकाश होते हैं और मोटे रंध्र अवकाशों के कारण बड़े रंध्र अवकाश होते हैं, बड़े रंध्र अवकाशों के कारण मोटे कण होते हैं और मोटे कणों के कारण वहां जो बालू मृदा वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी जो बालू जो मृदा है, रेतीली जो मृदा है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां रंध्र अवकाशों की संख्या कम होती है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रंध्र अवकाशों को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। रंध्र अवकाश ज्ञात करने का सूत्र, रंध्र अवकाश ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला है वो है 100 माइनस बी डी बटे पी डी इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है ये रंध्र अवकाश ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये अपने को पता होना चाहिए। ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस स्थूल घनत्व बटे वास्तविक घनत्व इंटू 100। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। बात करते हैं कुछ फसलों के लिए रंध्र अवकाश कितनी मात्रा में होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, तो वो अपन देख बात कर लेते हैं काली मृदाओं के लिए रंध्र अवकाशों की संख्या। काली मृदाओं में रंध्र अवकाशों की संख्या, मृदाओं में रंध्र अवकाश, तो काली मृदाओं में रंध्र अवकाश होते हैं वो होते हैं 50 से 60% रंध्र अवकाशों की संख्या होती है काली मृदाओं में। बात करते हैं दोमट मृदाओं की, तो दोमट मृदाओं के अंदर, दोमट मृदाओं में रंध्र अवकाशों की संख्या, मृदाओं में रंध्र अवकाशों की संख्या होती है वो होती है 30 से 50%। दोमट मृदाओं में रंध्र अवकाशों करते हैं रेतीली मृदाओं में, तो रेतीली मृदाओं में होती है रंध्र अवकाशों की संख्या, रेतीली मृदाओं में, तो रेतीली मृदाओं में रंध्र अवकाशों की संख्या होती है वो होती है 20 से 30%। तो बात करते हैं मृदा तापमान की, तो मृदा तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। बात करते हैं जल भराव वाले क्षेत्रों का तापमान कम होता है, क्योंकि जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए रंध्र अवकाश ज्यादा होते हैं, रंध्र अवकाश अधिक होने के कारण वहां का तापमान कम होता है। बात करते हैं बलुई व रेतीली मृदाओं का तापमान अधिक होता है, क्योंकि ये जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनके अंदर रंध्र अवकाशों की संख्या कम होती है, इस वजह से ये जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। बात करते हैं रंध्र अवकाशों को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है वो 100 माइनस स्थूल घनत्व बटे वास्तविक घनत्व इंटू 100। ये है रंध्र अवकाश ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं काली मृदाओं के अंदर कुल रंध्र अवकाशों की संख्या कितनी होती है, तो काली मृदाओं के अंदर जो रंध्र अवकाशों की संख्या है वो होती है 50 से 60%। बात करते हैं दोमट मृदाओं के लिए रंध्र अवकाशों की संख्या वो होती है 30 से 50%। और बात करते हैं रेतीली मृदाओं के लिए रंध्र अवकाशों की संख्या वो होती है 20 से 30% रंध्र अवकाशों की संख्या पाई जाती है रेतीली मृदाओं में। तो ये तो हो गया अपने भौतिक मृदा के जो भौतिक लक्षण है, भौतिक अवस्था है, तो भौतिक अवस्था अपन ने कंप्लीट कर ली। अब अपन पढ़ते हैं रासायनिक अवस्थाओं के बारे में। मृदा की रासायनिक अवस्था, तो मृदा की रासायनिक अवस्था कौन कौन सी है तो वो अपन देख लेते हैं, एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। मृदा की रासायनिक अवस्था क्या है, तो बात करते हैं रासायनिक अवस्था की। रासायनिक अवस्था, भौतिक अवस्था अपनी कंप्लीट हो गई। दूसरा पॉइंट आता है वो आता है रासायनिक अवस्था। तो बात करते हैं रासायनिक अवस्था की, तो रासायनिक अवस्था में अपन पहला पढ़ते हैं पीएच। पीएच, अब बात करते हैं पीएच के खोजकर्ता कौन है। पीएच के खोजकर्ता, तो पीएच के खोजकर्ता जो है वो है, पीएच के खोजकर्ता है वो सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 के अंदर पीएच की खोज की थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 के अंदर पीएच की खोज की थी। बात करते हैं पीएफ की, तो पीएफ के खोज करता है वो है स्कोफील्ड। पीएफ के खोजकर्ता कौन है वो है स्कोफील्ड। स्कोफील्ड, तो पीएफ के खोज करता है वो स्कोफील्ड के खोज करता है वो स्कोफील्ड, और स्कोफील्ड ने की थी 1935 के अंदर इसको पीएफ की खोज की थी, वो की थी स्कोफील्ड नामक वैज्ञानिक ने 1935 के अंदर इसको पीएफ की खोज की थी। और 1909 के अंदर पीएच की खोज की थी वो की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो ये तो होगी पीएच के बारे में बात है। पीएच होता क्या है, पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, कौन से पीएच पे मृदा अम्लीय होती है, कौन से पीएच पे मृदा क्षारीय होती है। तो बात करते हैं पीएच स्केल की, तो पीएच जो स्केल है वो 0 से शुरू होता है और 14 तक अंक होते हैं पीएच स्केल पे। 0 से 7 तक जो मृदाएं होती है वो होती है अम्लीय मृदाएं, अम्लीय मृदा, और 7 से 14 के बीच में होती है वो होती है क्षारीय मृदा।
क्षारीय मृदा, और 7 पे जो मृदाएं होती हैं वो होती है उदासीन मृदा, न्यूट्रल मृदाएं। तो ये अपने को पता होना चाहिए पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में अपने को पता होना चाहिए। पीएच स्केल पे जो अंकों की संख्या होती है वो होती है 0 से 14 तक। इस पे अंक लिखे होते हैं। 0 से 7 तक के बीच में जो भी मृदाएं आती है वो अम्लीय होती हैं। 7 से 14 के बीच में जो मृदाएं आती हैं वो क्षारीय होती है, और जिनका पीएच मान 7 होता है वो मृदाएं उदासीन होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ फसलों के लिए। मुख्यतः फसलों के लिए पीएच कितना रखा जाता है, तो मुख्यतः फसलों के लिए पीएच की बात करता हूं तो मुख्यतः फसलों के उत्पादन के लिए पीएच, फसलों के उत्पादन के लिए पीएच, उत्पादन के लिए पीएच, तो मुख्यतः फसलों के उत्पादन के लिए पीएच माना जाता है, वो माना जाता है 6.5 से 7.5 पीएच पे मुख्यतः सभी फसलें उगाती हैं। ये पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान्यतः फसलों के लिए पीएच कितना रखा जाता है। अगर अपने को तुक्का भी देना, अपने को जैसे पूछ ले गेहूं के लिए पीएच कितना है, तो अपने को इतना ध्यान होना चाहिए कि सामान्यतः पीएच कितना होता है, लगभग वही होगा। तो सामान्यतः मुख्यतः फसलों के लिए जो पीएच है वो होता है 6.5 से 7.5, मतलब हल्की अम्लीय व हल्की क्षारीय मृदाओं का पीएच। ये अपने को यहाँ पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीएच फॉर्मूला क्या है, पीएच का सूत्र क्या है, पीएच का फॉर्मूला क्या है। तो पीएच का फॉर्मूला है वो है -log H+। ये पीएच का फॉर्मूला है -log H+। -log का जो मान होता है वो होता है 10। ये चीज अपने को पता होना। ऐसे लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं -log 1/H+। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूला पीएच फॉर्मूला है। ये चीज अपने को यहां पता होना चाहिए। ये पीएच के बारे में अपने को पढ़ना है, इसके अलावा पीएच के बारे में कहीं नहीं आएगा क्वेश्चन। आपको बस याद रखना है तो दोनों साइंटिस्ट याद रखने, पीएफ के और पीएच के, क्योंकि ये कन्वर्जन में पूछ लिए जाते हैं। पीएच की जगह पीएफ लिख दिया जाता है और वहां अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अपने को क्वेश्चन गलत नहीं करने, ये अपने को याद करने पड़ेंगे। पहला तो ये याद करना पड़ेगा, दूसरा याद करना पड़ेगा पीएच का फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। और बात करते हैं जो सामान्य मुख्यतः फसलों के लिए जो पीएच रखा जाता है वो रखा जाता है 6.5 से 7.5। ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है। तो ये तो होगी पीएच के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है। बात करते पीएच जो है, पीएच पोषक तत्व जो है, तो पीएच का मान बढ़ता है तो पोषक तत्वों की है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की, माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की, सूक्ष्म पोषक तत्वों की तत्वों का, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या अम्लीय पीएच पर अधिक होती है, संख्या अम्लीय पीएच पर अधिक होती है, अम्लीय पीएच पर अधिक। तो बात करते सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो संख्या है वो अम्लीय पीएच पर अधिक होती है, लेकिन यहाँ अपवाद होता है, वो होता है मॉलिबडेनम। अपवाद है तो अपवाद है मॉलिबडेनम। मॉलिबडेनम क्या कहता है, तो मॉलिबडेनम कहता है पीएच का मान बढ़ने पर, पीएच का मान बढ़ने पर मॉलिबडेनम की संख्या बढ़ती है, बढ़ने पर मॉलिबडेनम की संख्या बढ़ती है। पीएच का मान बढ़ने पर मॉलिबडेनम की संख्या बढ़ती है। यहां अपना ये कहता है सूक्ष्म पीएच क्या कहता है, अपवाद है मॉलिबडेनम। मॉलिबडेनम क्या कहता है, पीएच का जितना मान बढ़ेगा मेरी भी उतनी संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ बात करते हैं मॉलिबडेनम जो है सामान्यतः सूक्ष्म पोषक तत्व अम्लीय पीएच पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मॉलिबडेनम जो है यहाँ बात कर रहे हैं मॉलिबडेनम जो है जो क्षारीय मृदा में अधिक होता है, क्षारीय पीएच पर अधिक होता है मॉलिबडेनम की संख्या, यहां ये कहना चाहता है। तो ये तो होगी पीएच की बात है। अब बात करते हैं अपन आगे बात करते हैं विद्युत चालकता, ईसी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, विद्युत चालकता की बात करते हैं। अगला आता है दूसरे नंबर रासायनिक अवस्था आती है। पहली अपन की रासायनिक अवस्था हो गई पीएच, दूसरे नंबर की रासायनिक अवस्था आती है वो आती है ईसी। ईसी को बोलते हैं विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। तो बात करते हैं विद्युत चालकता को मापने का यंत्र है
वो है ईसी मीटर द्वारा विद्युत चालकता को मापा जाता है। मीटर द्वारा, ईसी मीटर द्वारा विद्युत चालकता को मापा जाता है। ये चीज अपने को यहाँ पता होना चाहिए। विद्युत चालकता को मापने वाला यंत्र है वो है ईसी मीटर। इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तो याद होना ही होना चाहिए, चाहे और कुछ ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? इकाई, विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? इकाई हमेशा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो इकाई होती है डेसी साइमन पर मीटर। तो इसको लिख लो हिंदी में, डेसी साइमन पर मीटर, डेसी साइमन पर मीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत पूछा गया। यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनता है कि विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है, तो वो होती है डेसी साइमन पर मीटर, विद्युत चालकता की इकाई होती है। ये चीज अपने को यहाँ पता होना चाहिए। और बात करते हैं अब इसके लिए जल व मृदा का अनुपात। विद्युत चालकता के लिए जल व मृदा का अनुपात कितना रखा जाता है? जल व मृदा का अनुपात, तो विद्युत चालकता के लिए जल व मृदा का अनुपात रखा जाता है। तो जल का अनुपात होता है वो होता है 2, या इसको लिख सकते हैं 2.5:1। मतलब जल का होता है 2 या 2.5, मृदा का होता है 1, तो इनका अनुपात होता है 2 या 2.5:1। यह होता है जल व मृदा का अनुपात विद्युत चालकता के लिए, यह रखा जाता है। यह चीज अपने को यहां पढ़ना है, ये चीज यहां इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यहां कुछ नहीं पढ़ना। आगे अपन बात करते हैं ईसीसी। ईसीसी बोलते हैं धनायन विद्युत चालकता, धनायन इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी, धनायन विद्युत चालकता, तो वो अपन पढ़ लेते हैं। बात करते हैं, अगला आता है ईसीसी। इसको बोलते हैं धनायन विनिमय 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 धनायन विनिमय क्षमता। तो इसको बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। तो सबसे अधिक ईसीसी, सबसे अधिक ईसीसी वो होती है कार्बनिक पदार्थों की। सबसे अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है कार्बनिक पदार्थों की सबसे अधिक विनिमय क्षमता होती है वो होती है कार्बनिक पदार्थों की। यहां अपन देख लेते हैं कार्बनिक पदार्थों का, देख लेते हैं सबसे अधिक किसकी होती है। तो सबसे होती है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। फिर उससे कम होती है सबसे अधिक ऑर्गेनिक मैटर की, फिर उससे कम होती है वर्मीकूलेट की, फिर उससे कम होती है केओलिनाइट की, फिर उससे कम होती है मोंटमोरियलनाइट की, वर्मीकूलेट से कम होती है मोंटमोरियलनाइट और मोंटमोरियलनाइट से कम होती है एलाइट की। एलाइट की इस धनायन विनिमय क्षमता सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है वो होती है ऑर्गेनिक मैटर की, कार्बनिक पदार्थों की सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है वर्मीकूलेट की, उससे कम होती है मोंटमोरियलनाइट की, उससे कम होती है एलाइट की। तो यहां होगी धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होती है कार्बनिक पदार्थों की, सबसे कम होती है एलाइट की। अब बात कर लेते हैं, चौथा आता है इसमें एसीसी। एसीसी को बोलते हैं ऋणायन विनिमय क्षमता, ऋणायन विनिमय क्षमता। तो यहां ऋणायन विनिमय क्षमता की बात करते हैं, तो सबसे अधिक जो ऋणायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है केओलिनाइट की। सबसे अधिक ऋणायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है केओलिनाइट की। तो यहां ये चीज अपने को पढ़नी है रासायनिक अवस्था के अंदर, ये रासायनिक अवस्था अपने को पढ़नी है। यहां अपन ने कंप्लीट कर ली थी भौतिक अवस्था तथा रासायनिक अवस्था अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अपने को ये चीजें पढ़नी है कि सबसे अधिक ऋणायन विनिमय क्षमता किसकी होती है, केओलिनाइट की, और सबसे अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है कार्बनिक पदार्थों की। अगला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मृदा अपरदन के बारे में। लेकिन अपन के एक खुशखबरी है, अपन कल 1 फरवरी से
जेड का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल से जेड की क्लासेस लगेंगी। जेड का पूरा सिलेबस, एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस इस चैनल पर कंप्लीट कराएंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है, जेड का न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन कल सॉइल साइंस नहीं पढ़ के कल जेड की क्लास लेंगे और जेड के लिए अपन सामान्य ज्ञान लेंगे। जेड का इंट्रोडक्शन, जेड के बारे में अपन कैसे पढ़ना है, उन सब के बारे में अपन कल की क्लास में जानेंगे। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे और हम हमसे जुड़ने की कोशिश करें। कल से इस चैनल पर जेड का नया बैच स्टार्ट होगा। जेड की प्रिपरेशन एग्रीकल्चर पूरी अपन यहाँ कंप्लीट करेंगे जेड की। तो मिलेंगे अगली क्लास में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली क्लास में। ओके।